हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा रेलवे की जो लड़कों की जॉइनिंग आने लगी है हुबली डिवीजन से, हुबली जोन से। तो मैं सबसे पहले उनकी बात कर लेता हूँ। अच्छा, हुबली में 3 डिवीजन है, हुबली और मैसूर और बेंगलोर। तो उसमें से केवल हुबली में जो जिन बच्चों की जॉइनिंग हो रही है, केवल उनका मेल आया है अभी तक। मैसूर और बेंगलोर वाले बच्चों का मेल नहीं आया है। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों का मेल आया है, जिनका भी जॉइनिंग लेटर के लिए जो है रिपोर्टिंग डेट दी गई है, उनको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जो निश्चिंत से प्रकार से जाइए, कोई भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं आज बात कर लेता हूँ कि जॉइनिंग टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जॉइनिंग टाइम पे क्या क्या आपके पास होना चाहिए और किस प्रकार से आपको सावधानी जो है रखनी चाहिए, ताकि जॉइनिंग टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हुबली डिवीजन से जिन भी कैंडिडेट्स के मेल आया है, 2 ही पोस्ट के ऊपर अभी मेल आया है। एसएनटी के लिए, सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए, दूसरा ट्रैक मेंटेनर टीएम4 के लिए। तो इन 2 जो है पोस्ट के लिए अभी मेल आए हैं कैंडिडेट्स के पास। और 6 नवंबर को उनको जो है रिपोर्टिंग टाइम दिखाया जा रहा है, रिपोर्टिंग डेट दिखाई जा रही है 6 नवंबर। तो 6 नवंबर को उनको रिपोर्टिंग करनी होगी। रिपोर्टिंग करने के बाद उनको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी, मैं सारी डिटेल में बात कर लूंगा इसी वीडियो में, खत्म करने की मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्वाइनिंग टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म जो दिया गया है, ये आपके ज्वाइनिंग के साथ में सबसे पहले तो उसको भरना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसको भरते समय पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, पूरी तरह से उसमें कोई भी आपकी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जो एग्जैक्ट जो भी डेटा है आपके पास, जो सही डेटा है वो उसमें भरना चाहिए। किसी प्रकार की अगर आप कोई गलती करते हैं या किसी प्रकार की आप तो उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं, तो भविष्य में आपकी नौकरी पर खतरा हो सकता है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो सावधानी के साथ जो है भरना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ जो अटेस्टेशन फॉर्म आपका होता है। उसमें सबसे पहले तो आपको रोल नंबर आपका भरना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, आपको फोटो जो है भरनी होगी, फोटो उसमें लगानी होगी, जो पासपोर्ट साइज की जो आपकी फोटो है वो लगानी होगी। आपका नेम लिखना होगा, फुल नेम लिखना होगा, फिर आपका पूरा एड्रेस आप ये मान के चलो कि पूरे प्रोसेस में ज्वाइनिंग टाइम पे आपको कम से कम 6 से 7 बार या 8 जगह पे एड्रेस लिखना ही होगा। पूरा पूरा आपको एड्रेस लिखना है, जहां जहां वो बोलेंगे फुल एड्रेस के लिए आपको वहां वहां एड्रेस आपको लिखना है। एड्रेस में क्या होगा, अगर आप गांव से है तो आपके गांव का नाम, आपका जो पोस्ट है, आपका जो थाना है, आपकी जो तहसील है, आपका जो जिला है, आपका जो स्टेट है, और आपका जो आधार में पिन कोड दे रखा है एड्रेस में, वो भरना है। अगर आप शहर से है तो आप जिस मोहल्ले से है, आपका जो नंबर लगता है, जिस ब्लॉक से है और जिस शहर से है, और जो उसका पिन कोड है, ये आपको डिटेल वहां पे भरनी होगी। एड्रेस में यही आपको करना होता है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि होम एड्रेस, अगर आपने जो है पहले कहीं और रह रहे थे, बाद में कहीं और शिफ्ट हो गए, तो उसका पूरा डिटेल भरना है कि पहले आप कहाँ रह रहे थे, क्या एड्रेस था, और आप कहाँ पे रह रहे हो, उसका क्या एड्रेस है, और कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, उसका पूरी डिटेल आपको भरनी होगी। उसी में कॉलम दिया गया जाएगा। के बाद जो है मदर और फादर का आपका नाम जो उसमें मेंशन किया जाएगा, आपको मदर और फादर का नाम अपना भरना होगा। फिर आपके जो सिस्टर कितनी है, सिस्टर के सारे नाम भरने होंगे। ब्रदर कितने हैं, भाई कितने हैं आपके, आपके भाइयों के नाम उसमें भरने होंगे। सारी चीजें आपको भरनी है और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बिल्कुल सही जानकारी आपको देनी है। फिर मैं बात कर लेता हूँ, आपकी नेशनलिटी उसमें लिखी होगी, नेशनलिटी आपको भरनी है। जाहिर सी बात है, ज्यादातर बच्चे इंडियन ही होंगे, भारतीय आपको नेशनलिटी लिखनी है। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपकी, आप अगर कहीं और अभी रह रहे हैं और अभी कहीं और चले गए हैं, तो आपको जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था, जहाँ पे आप पैदा हुए थे, वहां का आपको वो आपको प्लेस भरना है। शिफ्ट होके कहीं और आए हैं तो आपको वो नहीं भरना है। जहाँ पे आप जन्मे थे, जहाँ पे आपका जन्म हुआ था, वहां की आपको डिटेल भरनी है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी एज पूछी जाएगी। एज आपकी प्रेजेंट में कितनी है, मतलब कि आज की डेट में आपकी एज कितनी है, तो वो आपको भरनी होगी। 26, 27, 28 जो भी आपकी एज हो उसमें लिख देनी है। फिर आपकी जो मैट्रिक पे एज है, अच्छा एज आपको जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होगी उसमें जो एज आपकी दे रखी है, उसी हिसाब से आपको काउंट करके 2024 चल रहा है, 2024 का अक्टूबर महीना चल रहा है, आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट पे लिखी होगी एज, वहां से आप काउंट कर लीजिएगा, जितने भी साल के आप हो रहे हो उसमें लिखिएगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि आपका रिलीजन उसमें लिखा होगा, रिलीजन आपको भरना होगा। अगर आपको इसी गवर्नमेंट जॉब में है या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी पूरी डिटेल आपको भरनी है। और आपको एनओसी भी ले जाना है। एनओसी होता है
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जा रहा है दूसरी किसी भी पोस्ट के लिए, दूसरी किसी सर्विस के लिए जाने के लिए, उसको एनओसी बोला जाता है। तो जिस भी विभाग में होंगे आप वहाँ पे बात करेंगे तो आपको एनओसी दे दिया जाएगा अगर आप उस जॉब को छोड़ना चाहेंगे और इसको ज्वाइन करना चाहेंगे। नीचे और कॉलम पे दिया जाता है कि आप कभी अरेस्ट हुए हैं या आपके पास कोई केस चल रहा है तो इसके बारे में अगर आपके पास चल रहा है तो अगर आपके पास चल रहा है तो बिल्कुल ही झूठी जो है जानकारी आपको नहीं देना है। अगर चल रहा है तो यस, अगर नहीं चल रहा है या फिर कभी नहीं हुआ है या कभी आप अरेस्ट नहीं हुआ है तो उसके लिए नो आपको वहां पे भरना होगा। फिर ये आपको कॉलम दिया जाएगा यस नो, जो भी आपके ऊपर हो, अगर यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। फिर आपको जो है नीचे वहां पे फॉर्म में एक कॉलम दिया जाएगा कि 2 लोगों के आपके नाम भरने हैं। 2 लोग ऐसे जो जिम्मेदार हो, जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज न चल रहा हो या कभी कभी वो अरेस्ट ना हुए, ऐसे लोगों के जो जिम्मेदार जिनको आप समझते हो अपने गांव के या आपके जानने वाले कोई ऐसे जो आपको जानते हो, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के उस समय हो सकता है कि उन्हीं से आपकी जानकारी मांगी जाए, तो थोड़ा सावधान होकर उनके नाम भरिएगा। जिनको भी आप जानते हैं उनके 2 लोगों के नाम भरने हैं, आपके गांव के या आपके शहर के या आपके मोहल्ले के, जिन भी लोगों को आप जानते हैं उनके नाम भरना है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि आपको ये मैं फॉर्म दिखाई दे रहा हूँ, ये आपको जो है स्टाम्प इसमें लगाना है 20 रुपए का। ये एफिडेविट आपको ये मैं आपको फॉर्म दिखाई दे रहा हूँ, इसमें आपको जो है 20 रुपए का स्टाम्प लगाना है और ये एफिडेविट बनेगा। इसमें जो आपका फिर नीचे ये एफिडेविट बनवाने के बाद नीचे आपको अपना साइन और अपनी जो है एड्रेस वगैरह भरना है। तो लेता हूँ कि आपको गैजेटेड ऑफिसर से 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं, मतलब एक करेक्टर सर्टिफिकेट एक गैजेटेड ऑफिसर बनाएगा और दूसरा आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो दूसरा बनवाएगा। सेम गैजेटेड ऑफिसर से आपको दोनों सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। याद रखना है कि दोनों अलग अलग ऑफिसर वो होने चाहिए। और अच्छा, किससे किससे आप कौन कौन गैजेटेड ऑफिसर के श्रेणी में आता है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो भी ये ऑफिसर 4600 ग्रेड पे के ऊपर जिनका पे स्केल है वो सभी गैजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। फिर मैं गैजेटेड ऑफिसर में बता देता हूँ कौन कौन होता है। आपका अगर एमपी है, एमएलए है, वही का होना चाहिए जहां के आप रहने वाले हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर वहां के मेंबर है तो आप उनसे साइन करा सकते हैं, या फिर सेंट्रल और स्टेट का कोई गैजेटेड ऑफिसर उससे आप साइन करा सकते हैं, या फिर एसडीएम साहब हो या फिर तहसीलदार हो या फिर डिप्टी तहसीलदार हो उससे भी आप साइन करा सकते हैं। इंटरमीडिएट कॉलेज हो वो भी सरकारी, वहां के हेडमास्टर हो या फिर प्रिंसिपल हो आप उनसे भी साइन करा सकते हैं। फिर वीडियो हो, आप याद रखिएगा वीडियो ना हो। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है गैजेटेड ऑफिसर नहीं होता है, वीडियो की बात कर रहा हूँ। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो वीडियो होता है जो कि आपके ब्लॉक में बैठता है उससे आप साइन करा सकते हैं। और कौन आता है, आपका जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो भी आते हैं, और आपके जो पंचायत इंस्पेक्टर होते हैं वो भी आते हैं, और जो आपके जो जानवर के जो डॉक्टर होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं वो भी आते हैं आपके। और अगर कोई आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर आपका जो जिला अस्पताल है वहां पे जो डॉक्टर होते हैं वो भी जो गैजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं, आप उनसे भी साइन करा सकते हैं। लेकिन आपके दोनों सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट अलग अलग होंगे, दोनों ऑफिसर के जो साइन होंगे वो भी अलग अलग होंगे। मैं आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दिखा दे रहा हूँ, ये आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी से मिल जाएंगे। आप जाइएगा वहां पे बोल देना कि हमको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको इजीली दे देंगे, किसी भी फॉर्मेट में हो, बस ये जानकारी उसमें लिखी होनी चाहिए। मैं बात कर लेता हूँ कि आपने जो आपकी जो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जो आपने रेलवे में दी हो डीवी के समय पे, वो आपको वहां पे भरनी है। आपको जो है उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, और जितने भी आप डॉक्यूमेंट ले जाएंगे उसकी कम से कम 2-2 फोटो कापी आपको साथ में करा के ही ले जानी है उसकी। तो आपकी इंटर हो गया, आपकी हाई स्कूल हो गई, आपकी जो बीए बीएससी अगर आपने कर रखा है तो उसको आपको लेकर जाना है ओरिजिनल। फिर आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपनी हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट है वही काम करेगी। फिर अगर आप किसी कम्युनिटी से हैं, एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, तो का जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आपको जाना है, वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा। फिर एनओसी आपको ले जाना है, मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप किसी जॉब में है तो एनओसी आपको लेकर ही जाना है। फिर मैं बात कर लेता हूँ, अगर आप शादीशुदा है, आप विवाहित है, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है, आपको वो भी लेकर जाना है। अगर आप अविवाहित है तो आपको जरूरत नहीं है। फिर एक जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उसके साथ डिक्लेरेशन भी होता है। डिक्लेरेशन इस बात का होता है कि आप एक से ज्यादा तो शादी आपकी नहीं है, तो उसमें आपको डिक्लेयर करना होगा कि आपकी केवल एक शादी हुई है, और एक से ज्यादा अगर शादी हुई है तो उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि आपको कितनी फोटो ले जानी है, तो लगभग आपको 10 से 15 फोटो आपको साथ में लेकर ही जानी, क्योंकि बहुत ज्यादा फोटो की रिक्वायर्ड होती है। आप लोग डीवी करा के आए हैं, आपको पता होगा कि कितनी सारी फोटो वहां पे लगती है। तो कम से कम मेरी राय के अनुसार आपको पासपोर्ट साइज की 15-15 फोटो आप साथ में लेकर ही वहां पे जाए।
फिर मैं बात कर लेता हूँ, आपको बैंक पासबुक लेकर जाना है, आपको जो है पैन कार्ड लेकर जाना है, आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। बैंक पासबुक में आपको याद रहे कि आपका जो बैंक का पासबुक हो उसमें जो आईएफएससी कोड है और आपका जो अकाउंट नंबर है और जो ब्रांच नंबर है, ब्रांच नेम है, वो साफ साफ बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है या पुराना है तो उसको आप अपने बैंक जाइए और दोबारा से नई पासबुक वहां से इशू कराइए, क्योंकि ये डिटेल वहां पे भरेंगे और उसी में आपकी सैलरी आएगी। तो ये जो चीजें हैं ये गलत या फिर ब्लर नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। फिर मैं बात कर लेता हूँ, पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया। तो ये जो मैंने आपको सर्टिफिकेट बताए हैं ये सारे आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे जितनी भी हो सकेगी आप लोगों की उचित मदद की जाएगी। अच्छा, मैं जो है लगातार वीडियो इस वजह से नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है मैं ट्रेनिंग में हूँ अभी। वन रक्षक की यूपी वन रक्षक की मेरी ट्रेनिंग चल रही है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम का अभाव है। इस वजह से मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें करने की मैंने प्रयास किया है। अगर आप अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट का रिप्लाई करके आप लोगों के जो है इस समस्या जो है वो सुलझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।